हमारे लाइफ में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। हम देखिए तो एट ईच स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी। अब इस एनर्जी की जो डिमांड है, हमें जो ज़रूरत होती है एनर्जी की, इस एनर्जी के ज़रूरत को हम दो तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम एनर्जी जनरेट कर लें, पहला तरीका। एंड द सेकेंड वे कि हमें उस एनर्जी को, जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है, उसे स्टोर करके रख लें और जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो उस स्टोरेज से हम ले लें। अब इन दोनों प्रोसेस में हम फिजिबल देखते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टोरेज से एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल करें। ठीक है, जैसे हमें अगर पानी की ज़रूरत है तो जब ज़रूरत हो तब हम पानी लेने जाएं या उससे बढ़िया स्टोरेज बना के रख लें और उसमें हम पानी, एक स्टोरेज में पानी को रख लें और जब उसकी ज़रूरत हो तो उस डिमांड को फुलफ़िल कर लें। तो इन दोनों प्रोसेस में फूड, जब हमें फूड की ज़रूरत हो तब हम मार्केट से फूड लेने जाए या फिर फूड ले आके घर में ही रख ले, जब ज़रूरत हो तो उसे यूज़ कर ले। तो इन सारे प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए फिजिबल ये है कि हम जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है उसे स्टोरेज करके रख ले, स्टोर करके रख ले और जब उसकी ज़रूरत हो तो उस स्टोर में से ले ले। तो फिलहाल हम आज के टॉपिक में कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस का रोल भी इससे कुछ सिमिलर ही है। जैसे अगर हम कहें कि हमें पानी की ज़रूरत है, लेट वी नीड वाटर। अब इस वाटर की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास दो तरीका है कि वाटर एनर्जी का अगर हमें यूटिलाइजेशन करना है तो वाटर एनर्जी को हम जब ज़रूरत पड़े तो हम जाके लेके आएँ सोर्स ऑफ वाटर से, जहाँ से हमें सोर्स पानी मिल सकता है, वहाँ से नदी से, वेल से, कुएं से या फिर ग्राउंड वाटर, ये सारे प्रोसेस हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि इस वाटर को उन सारे सोर्स से निकाल के हम एक टैंक में फिल कर लें और उस टैंक से जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसे यूज़ करें। अब अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि इन दोनों प्रोसेस से इन दोनों ऑपरेशन में आप किस प्रोसेस पे जाओगे, तो आप भी यही कहोगे कि सर हम कोशिश यही करेंगे कि पानी को स्टोर करके कहीं रख लें और जब ज़रूरत हो तो उसे यूज़ करें। तो हमने भी ऐसा ही किया, हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, ह्यूमन ने ऐसा ही किया कि पानी को हम लोगों ने एक टैंक में स्टोर करके रख लिया। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो इस टैंक के थ्रू हमने एक टैप लगा दिया और टैप को ओपन करे और साथ में हमने देखा क्या, यहाँ से हमें वाटर मिल गई। तो इस तरह से वाटर एनर्जी को हमने स्टोर करके रख लिया। सिमिलरली हमें अपने घर में हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए। तो हम करते क्या हैं कि जब भी हीट एनर्जी की ज़रूरत हुई हमने एक सिलेंडर ले रखा है, उसके अंदर एलपीजी वगैरह डाल के रखा है और जब ज़रूरत हुई तो बर्नर ऑन किया और एनर्जी को यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं करते कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम मार्केट से एलपीजी लेने जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनर्जी की डिमांड को, एनर्जी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इधर व्हेन वी यूज़ वी जनरेट इट, एंड सेकेंड जब हमें ज़रूरत हो तो हम स्टोरेज में रखे हों और स्टोरेज से ले लें। तो इन दोनों प्रोसेस में हम देखेंगे बच्चों कि एनर्जी स्टोरेज से लेना हमारे लिए ज़्यादा सही होता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी यहाँ एक एग्जांपल बताया कि हमने वाटर को स्टोर करके रख लिया और जब हमें ज़रूरत हुई तो हम उसे यूज़ कर लिए। सिमिलर फैशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ भी होता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है और सप्लाई 24/7 ना होने के कारण हम क्या करते हैं, हम अपने घर में एक सेटअप सेट करते हैं इन्वर्टर का, बैटरी का, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, सप्लाई ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इन्वर्टर से, बैटरी के सिस्टम से एनर्जी ले लेते हैं। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ किया कि हमने जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत हुई तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक बैटरी लगा के, सेल लगा के स्टोर करके रख लिया और जब भी हमें इस एनर्जी की ज़रूरत हुई तो हमने उस एनर्जी को के थ्रू एक स्विच लगा रखा है और स्विच ऑन करेंगे तो ये हमें एनर्जी की डिमांड जो कि हमें बल्ब जलाने के लिए था वो फुलफ़िल कर ली। तो हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि यहाँ देखें कि हमें एनर्जी की ज़रूरत हुई, किस टाइप की एनर्जी की, वाटर एनर्जी की।
तो हमने वाटर एनर्जी को टैंक में स्टोर कर लिया और जब ज़रूरत हुई तो हमने यहाँ पे ज़रूरत के लिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से कंटेन कर कैपेसिटी ऑफ वाटर ले लिया। अब देखते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हमने सेल या बैटरी लगा के रखा जो एनर्जी को स्टोर करके हमें देखें कि हमने एनर्जी को यहाँ पे रख लिया और इस एनर्जी को जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लिए। अब आप ये कहोगे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा कैपेसिटेंस का रोल कहाँ है। तो अब थोड़ा प्रॉब्लम को ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए कि इस टैंक में वाटर की कैपेसिटी है 1000 लीटर, 1000 लीटर की वाटर की कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी को हम चाहे तो हम यहाँ पे मान लें वाटर की कैपेसिटी इस टैंक की हमने 1000 लीटर कह दी। अब हमें अगर 20 लीटर वाटर की ज़रूरत हो तो क्या 20 लीटर वाटर की डिमांड हमें फुलफ़िल हो जाएगी? तो हम बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल 1000 लीटर का टैंक है और हमें 20 लीटर वाटर चाहिए। तो इजीली हम यहाँ पे एक बकेट लगाते हैं 20 लीटर का और इस बकेट को 20 लीटर का बकेट लगाया और इस बकेट के थ्रू हमने 20 लीटर वाटर यूज़ कर लिया। सेम उसी तरीके से हमने कहा कि यहाँ हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और इस बल्ब के थ्रू हम सेल लगा रखा है। लो मैं इसे बैटरी का सिस्टम बना देता हूँ, लेट इट विल बी कंसिडर्ड एज बैटरी। हाँ, तो बैटरी का सिस्टम लगा रखा है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है और हमें ज़रूरत है, मान लिया जाए हम यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई चाहते हैं। तो ये सप्लाई का डिमांड फुल होगा तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं सर्किट ऑन करके। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा हो कि हमें ये जो 20 लीटर वाटर हमें ज़रूरत पड़ी, इस 20 लीटर वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टैप को ऑन कर लिया, 20 लीटर वाटर हमें मिल गया। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि ये 20 लीटर वाटर हमें अब इस मान लिया जाए यहाँ से हम टैप के थ्रू पानी को ले रहे हैं तो हमें 20 लीटर वाटर लेने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि ये 20 लीटर पानी जो हमें मिल रहा है वो एट एन इंस्टेंट मिले, सडन मिले। ऐसा नहीं कि 20 लीटर धीरे धीरे स्लोली हमने क्या किया, 20 लीटर पानी को स्टोर कर लिया। तो अब हमारा नीड क्या है? हमारा नीड है कि ये 20 लीटर वाटर हमें जो मिल रहा है, ये 20 लीटर वाटर ऑल ऑफ सडन मिल रहा है, ऑल ऑफ सडन की ज़रूरत हो। सो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे कि ये डिमांड हम कुछ इस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक बकेट लगा दिया और उस बकेट में हमने 20 लीटर पानी को स्टोर कर लिया और जैसे ही बकेट भरा हमने बकेट को उल्टा कर दिया और सारे के सारे पानी वन ऑफ सडन गेन कर लिए। सिमिलरली अब हम ये कह रहे हैं कि हमें इस बल्ब को 3 वोल्ट की एनर्जी जो स्लोली मिल रही है, ये एनर्जी मैं चाहता हूँ कि इस बल्ब को ये एनर्जी ऑल ऑफ सडन मिले। लेट 3 वोल्ट की एनर्जी ऑल ऑफ सडन चाहिए। तो 3 वोल्ट की एनर्जी ऑल ऑफ सडन चाहिए, तो ऐसे कंडीशन पे हमने यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस लगा ली जो डिवाइस इस एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रख लिया, इस एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रख लिया और जैसे ही हमें उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ी उसे वो फुलफ़िल कर दिया ऑल ऑफ सडन। इस तरह का प्रोसेस हम अपने कैमरे में देखते हैं, कैमरे के फ्लैश में देखते हैं, ठीक है, कैमरे के फ्लैश में देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे टैंक में 1000 लीटर वाटर था बट ऑल ऑफ सडन हमें 20 लीटर वाटर नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम लगाया और वो सिस्टम किसका है? बकेट का। और उसमें हमने 20 लीटर वाटर फिलअप किया और उसके बाद पूरे के पूरे 20 लीटर वाटर को ऑल ऑफ सडन यूज़ कर लिया। उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें इस बल्ब को 3 वोल्ट की ज़रूरत थी और वो हमारी बैटरी के थ्रू हमें नहीं मिल पाता, रेजिस्टेंस ऑफर होने के कारण उस रेट से नहीं मिल पाएगा ऑल ऑफ सडन। तो हमने एक डिवाइस लगाई और उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया और जैसे हमें ज़रूरत पड़ी वैसे उसने उसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह के सिस्टम को हमने कैमरे में देख रखा है बच्चों कि कैमरे का जैसे ही हम पहला फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एक फ्लैश जलता है और वो फ्लैश फिर क्या होता है कि अगर फिर से हम फ़ोटो को क्लिक करना चाहें तो इस बार हमें फ्लैश जलने को नहीं दिखता, फ्लैश नहीं जलता। तो वो फ्लैश जो जल रहा है
उस फ्लैश के सिस्टम के थ्रू हमने एक कैपेसिटर लगा लिया है और वो कैपेसिटर ढेर सारी एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रख लिया और जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे फ्लैश के थ्रू उसने सप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखती है और जब हमें उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो उस एनर्जी को उसे ऑल ऑफ सडन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कैपेसिटर की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम कैपेसिटर की डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख लेती है और जब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो उसे हाई रेट से हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कैपेसिटर का पहला यूज़ तो हमने यहाँ पे देखा, कैमरा फ्लैश। सेकेंडली, हम जब ऑटोमोबाइल्स को स्टार्ट करते हैं, व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, हम अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही हम किक लगाते हैं एक स्पार्किंग प्लग उसके थ्रू कनेक्ट होता है, जिस स्पार्किंग प्लग के पास हम एक कैपेसिटर लगा के रखते हैं। तो बाई किकिंग वो स्पार्किंग प्लग एक ऑल ऑफ सडन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण कंबशन इंजन के अंदर स्पार्क्स जनरेट होती है और उस स्पार्क से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंबशन, फ्यूल का कंबेशन होना शुरू होता है, एयर एज वेल एज पेट्रोलियम गैस का, और हमारी बाइक चलना शुरू कर देती है। तो सेकेंड एग्जांपल हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो हम कहेंगे स्पार्किंग प्लग में। स्पार्क प्लग ऑफ व्हीकल। इसी तरीके से और भी कैपेसिटर की ज़रूरत होती, कैपेसिटर और भी जगह पे लगे हुए होते हैं, जैसे हमारा फैब्रिलेटर में भी लगा होता है, जो हम देखते हैं कि अगर हमें हमारा पेशेंट का हार्ट वर्क करना बंद करता है तो हम फैब्रिलेटर के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं और उस कैपेसिटर के थ्रू चार्ज ढेर सारा स्टोर करके हम पेशेंट के चेस्ट पे जब टच करते हैं तो एक शॉक जनरेट होता है जो क्योंकि हार्ट चैम्बर के अंदर हमारे रीप्स के अंदर होती है, तो वहाँ तक हम प्रेशर नहीं लगा पाते, जिसके कारण क्या होता है कि वो कैपेसिटर से निकला हुआ चार्ज स्पार्क्स करता है और स्पार्क के थ्रू हमारे हार्ट फिर से वर्क करना शुरू कर देती है। तो हमारा तीसरा जो यूज़ है वो है क्या, फैब्रिलेटर में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यही नहीं, हम इस कैपेसिटर का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। डिफरेंट हर एक रेडियो चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के ट्यूनर में भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो दिस आर द सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर। वन इज़ कैमरा फ्लैश ऑफ कैमरा, सेकेंड स्पार्क प्लग ऑफ व्हीकल, थर्ड फैब्रिलेटर और फोर्थ फ्रीक्वेंसी ट्यूनर, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी ट्यूनर में कैसे कैपेसिटर अपना वर्क कर रहा है। हमारे रिमोट में टीवी के जो रिमोट में चैनल स्विच करने के बटन होते हैं, उन बटन्स पे हम कैपेसिटर लगा के रखते हैं, जिसके कारण जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करते हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सेटअप होता है और उस डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के सेटअप होने के कारण अलग अलग फ्रीक्वेंसी हमारे सिग्नल को मिलती है हमारे सिस्टम को, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ट्यून करके हम किसी पर्टिकुलर चैनल को गेन कर सकते हैं। तो देखने को समझ में ये आ रहा है बच्चों कि कैपेसिटर की ज़रूरत क्या हो गई और उस कैपेसिटर का यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो हमने कहा कि यहाँ पे दो चीज़ हमने लगा रखी है। यहाँ पे देखा जाए तो हम 1000 लीटर वाटर रखे हुए थे और उस 1000 लीटर वाटर से हम डिमांड ऑफ वाटर फुलफिल कर सक रहे थे, लेकिन फिर भी हमने 20 लीटर का बकेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें हमारा जो डिमांड था वो ऑल ऑफ सडन था। तो उस तरीके से इस सर्किट में भी देखा जाए तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी था। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा यहाँ पे सेल या बैटरी है। बट क्या जो हमारी डिमांड थी कि हमें एनर्जी ऑल ऑफ सडन चाहिए, वो क्या हमारा सेल प्रोवाइड कर पा रहा था? तो हमने कहा नहीं, ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, कैपेसिटर का यूज़ किया। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास सेल और कैपेसिटर दोनों का वर्क कुछ ऐसा ही है कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो एनर्जी वो हमें प्रोवाइड कर ले, बट दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो हम ये देखेंगे कि क्या है डिफरेंस सेल और कैपेसिटर में। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कैपेसिटर, पहले इसको समझते हैं फिर आगे हम देखेंगे। तो ज़रा सा देखा जाए तो बच्चों हम ये कहेंगे सेल एक ऐसा सिस्टम है
जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। तो सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसपे हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट कैपेसिटर को देखा जाए तो कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस है दैट स्टोर एनर्जी, दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सेल का क्या काम है? सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। कैसे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट कैपेसिटर क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत होती है तो उसे प्रोवाइड करता है। तो देयर इज़ अ सिमिलर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कैपेसिटर, जो आपको समझ में आया होगा। अब अगर आगे हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए हमने एक कैपेसिटर लिया, तो उस कैपेसिटर को हमने एनर्जी देना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे हम कहें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने चार्ज देना शुरू किया। तो ये देखते हैं, मान लिया जाए कि ये हमारा एक कंडक्टर है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर को हमने चार्ज देना शुरू किया इनिशियली। अब देखें तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी बच्चों? तो हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस समय, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V जो है अभी इनिशियल लेवल पे, वो हम क्या कहेंगे? 0। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। सो अगर चार्ज नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं। तो हमने कहा कि इनिशियली इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। अब हमने इसके ऊपर चार्ज दिया और ये चार्ज इस सरफेस के ऊपर कंडक्टर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, इक्वल सेपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे इसकी पोटेंशियल क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन Q इनिशियली इज इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल इनिशियल विल ऑल्सो बी 0, बट एज यू इंक्रीजेज चार्ज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस सिस्टम की पोटेंशियल भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस रिलेशन को तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, एज वी इंक्रीज चार्ज on the body, चार्ज Q on the body, इसकी पोटेंशियल क्या होगी बच्चों? इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। अब इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस Q is directly proportional to some constant into Q is equals to some constant into potential, और ये जो C हमने लिख रखा है, this constant is called capacitance और capacity of a conductor। ठीक है, capacitance भी कह सकते हैं और capacity भी कहते हैं। सो यहाँ से देखा जाए तो हम कैपेसिटेंस को किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल्स टू Q/V। ठीक है, तो हम क्या कहें कि जैसे जैसे इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे इस कंडक्टर की पोटेंशियल बढ़ेगी। तो इसका मतलब एज वी इंक्रीज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। सो इस रिलेशन को मैंने यहाँ लिखा, Q इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको रिलेट करके मैंने क्या बताया कि C इज इक्वल्स टू Q/V, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी।
अब देखा जाए तो ये V क्या है बच्चों, तो ये V की जो हम बात कर रहे हैं, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझते हैं बच्चों। तो मान लिया जाए पहले इनिशियली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी? जीरो। हमने चार्ज देना शुरू किया, मान लेते हैं पहले चार्ज जीरो कूलम का दिया था, पोटेंशियल भी 0 वोल्ट का था। हमने सिस्टम में चार्ज दिया 100 कूलम का। 100 कूलम का चार्ज देने के बाद धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल बढ़ के मान लेते हैं 100 वोल्ट हो गई। अब बताओ कि यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल लिखा है पहले कितनी थी? 0, और फाइनली कितनी हो गई? 100। तो हम इसको क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल विच इज ऑल्सो रिटन एज V के फॉर्म में। चेंज इन पोटेंशियल को हम अपने सिंप्लिसिटी के फॉर्म में के लिए क्या लिख दे रहे हैं? V। क्यों लिख दे रहे हैं? तो देखा जाए तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट विल बी अ चेंज इन पोटेंशियल। और V इनिशियल कितना है? तो V इनिशियली 0 था, जिसके कारण हमने सिंपली इसको क्या लिखना शुरू कर दिया? V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट में जहाँ जहाँ V लिखा होगा आप उसको क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इफ डेल्टा V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, चेंज इन पोटेंशियल क्या किया हमने? 1 वोल्ट, तो C किसके बराबर हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्या है कैपेसिटेंस, क्या है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ये बन सकता है क्या कि इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द चार्ज स्टोर्ड on the conductor or a body so as to raise in potential by 1 volt। तो हम इसको ये लिख लें, तो कैपेसिटेंस is numerically equal to charge stored on body when change in potential भी electric potential is unity। यूनिटी का मतलब 1। चेंज इन पोटेंशियल कितने का हो रहा है? 1 का। तो जो जितना भी चार्ज वो बॉडी स्टोर करके रख पाएगा उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। और इसको सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ चार्ज स्टोर। ठीक है, तो इसको सेकंड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कितना चार्ज एक कंडक्टर स्टोर कर पाएगा, ये उसकी एबिलिटी बताता है। किससे? कैपेसिटेंस से। और कैपेसिटेंस को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? कैपेसिटेंस को हम सिंपली कह सकते हैं कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जान लिया कि कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द चार्ज स्टोर व्हेन चेंज इन पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q व्हेन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अब थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर ले। तो हम कहेंगे व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज का क्या होता है? कूलम, और वोल्ट का पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? वोल्ट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट क्योंकि कैपेसिटेंस हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसलिए इसके लिए हम एक अलग सी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं और इस यूनिट को हम कहेंगे फैरेड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को की यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है। अब अगर हमसे बोला जाए कि डिफाइन करो 1 फैरेड को, तो हम क्या बताएंगे? 1 फैरेड इज इक्वल्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर C। देखा जाए यहाँ से तो हम क्या कहेंगे? सिंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही है। अब अगर हमसे पूछा जाए डिफाइन करना है 1 फैरेड को, तो हम कहेंगे 1 फैरेड इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर when it store 1 coulomb of charge to raise its potential by 1 volt। ठीक है,
तो हम क्या कह यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 फैरेड इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कंडक्टर व्हेन चेंज इन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से समझ में आ पा रहा है। अब इसी के साथ साथ क्योंकि फैरेड जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बहुत बड़ी होती है, तो हम फैरेड को नहीं यूज़ करके हम इसकी और भी यूनिट यूज़ करते हैं, एंड दैट यूनिट इज़ कंसिडर्ड टू बी माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड। ठीक है, तो हम फैरेड को ना यूज़ करके किसको यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड को। माइक्रो फैरेड का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड, नैनो 10⁻⁻9 फैरेड और पिको फैरेड मीन्स 10⁻12 फैरेड। तो हम कॉमनली यूज यूनिट क्या हो जाती है इसको, इसकी कैपेसिटेंस की माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड। तो ये इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया बच्चों। ये कैसी क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बारे में बात करें तो इसको कैपेसिटेंस को हम कैसे टाइप की क्वांटिटी बताएंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसके डायमेंशन को देखें तो हम डायमेंशन क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमने पाया कि यूनिट इसकी क्या है, तो 1 फैरेड, यूनिट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, फैरेड से रिप्रेजेंट किया। और क्योंकि फैरेड की वैल्यू बहुत बड़ी होती है इसलिए कैपेसिटेंस के लिए कॉमनली यूज यूनिट क्या हो जाती है, ये। अब इसके अगर बात करें तो ये क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब अगर देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका समझे तो हम ये कह सकते हैं व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, तो चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे, 80, और पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, तो हमें ये मालूम है W वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V होता है। सो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू W/Q। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हम कहेंगे सिंस C इज इक्वल्स टू Q/V एंड V की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, W/Q। तो यहाँ से मिलके क्या हो जाएगा, Q² एंड W इज़ व्हाट, एनर्जी। सो इसको लिखा जा सकता है A²T² चार्ज का और एनर्जी का mL²T-2, जिसके कारण हम लिखे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम कहेंगे डायमेंशन जो होगा इसका m-1 L-2 T⁻⁴ A⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर की, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर की हम जब डायमेंशन निकालेंगे कैपेसिटेंस की, तो वो क्या होगी, m-1 L-2 T⁻⁴ और a के ऊपर क्या किसका पावर आया है, 2 का पावर आया है। ओके, अब अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ यू रिप्रेजेंट पोटेंशियल along the vertical axis and charge stored on the capacitor along horizontal axis। याद करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था ना, उसी तरीके से हमने V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके हम रेजिस्टेंस को पा रहे थे। उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड चार्ज, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो लाइन हमारी रिप्रेजेंट करी जाएगी, स्लोप जो रिप्रेजेंट करा जाएगा, वो स्लोप क्या देगा, तो वो स्लोप हमें कैपेसिटेंस को डिफाइन करेगा। सो अगर हमसे ये कह ले कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये कहेंगे चार्ज को रिप्रेजेंट किया, ये किसको रिप्रेजेंट किया, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया। तो अगर देखा जाए तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वैल्यू बता रही है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बता रही है। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो अगर यहाँ पे हमने थीटा रिप्रेजेंट किया है तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो चार्ज कहाँ है, तो हम कहेंगे बेस में है, परपेंडिकुलर वोल्टेज कहाँ है, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर में है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टी रेशियोज़ में कौन सा रेशियो का यूज़ करते हैं जिससे हम बेस बाई परपेंडिकुलर बताते हैं, तो हम कहते हैं दिस विल इक्वल्स टू कॉट थीटा। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉट थीटा रिप्रेजेंट करता है इनके बीच का कैपेसिटेंस।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ से और भी डिटेल में अगर जाना चाहें तो बच्चों ये कहेंगे कि एज वी इंक्रीज थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री की तरफ अगर थीटा बढ़ाते हैं तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे कॉट थीटा डिक्रीज होगी। तो यहाँ से अगर हम आपसे न्यूमेरिकल यहाँ से एक प्रॉब्लम पूछे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों बताओ कि इन दोनों, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ये एक ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने कहा दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी ए एंड दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अनदर बॉडी बी। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस विल बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट चार्ज एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो आप मुझे बताओगे कि इन दोनों में से किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो अगर हम ग्राफ देखें तो हम ये कह रहे हैं कि बी के लिए जो थीटा की वैल्यू है, बी के लिए जो एंगल है और ए के लिए जो एंगल है, यहाँ से हम देखेंगे कि थीटा फाई की वैल्यू, बी ए के लिए मैंने कितना एंगल बनाया फाई, थीटा के बी के लिए मैंने कितना एंगल बनाया उसके लिए मैंने थीटा लिख दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू फाई से ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन पे कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट फाई की वैल्यू कॉट थीटा से कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे कॉट थीटा डिक्रीज होता है। तो अब यहाँ से देखें तो जिसकी कॉट थीटा की वैल्यू कम, ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि थीटा की वैल्यू किसकी कम है, तो हम कहेंगे थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू देखा जाए तो हम ये जान रहे हैं कि यहाँ से दोनों हमने बना दिया। अब कॉट थीटा की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, तो हम कहते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉट थीटा डिक्रीज होती है। तो किसकी थीटा ज़्यादा होगी, कॉट थीटा की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे कंडीशन पे कैपेसिटेंस के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है कॉट थीटा से और कॉट थीटा की वैल्यू इसकी ज़्यादा है। सो हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ ए की बी की कैपेसिटेंस ए की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। तो जिसका स्लोप हमारे कर्व का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा की वैल्यू कम होगी उस बॉडी की कैपेसिटेंस हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ग्राफ देख के न्यूमेरिकल करा जा सकता है। ओके बच्चों, अब आगे की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था, C की वैल्यू क्या आई थी, तो हमने पाया कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये हम फॉर्मूला पा रहे थे। नाउ अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एज वी इंक्रीज चार्ज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ से देखिए बच्चों कि मान लिया जाए एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज वो स्टोर करके रख पा रहा था 100, अब उसके ऊपर जो चार्ज हुआ वो 100 से 200 हो गया, तो कैपेसिटीज़ पे क्या असर होगी, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, क्या इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, वी इंक्रीज चार्ज, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो अगर यहाँ से हम कहें कि कैपेसिटेंस पे चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा, तो हम लोगों ने ये देखो बच्चों पढ़ा है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जब हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा ना। ठीक है, तो मान लिया जाए पहले चार्ज 100 कूलम का था और पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट थी, हमने चार्ज को बढ़ा के 200 कूलम कर दिया, पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 200 कूलम। अब पहले के केस में देखा जाए तो कैपेसिटेंस हमें क्या मिलेगी, पहले के केस की कैपेसिटेंस हमें यहाँ से 1 मिल रही है और दूसरे केस की भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम चार्ज बढ़ाते या घटाते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर तो उसकी कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं होगा, कैपेसिटेंस उसका सेम रहेगा। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि as we increase or decrease, as we increase decrease ना लिख के मैं लिख दे रहा हूँ change, क्या करें, change charge,
ऑन द बॉडी। बॉडी का चार्ज अगर हम चेंज करते हैं, दिस बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी कंडक्टर, अगर चार्ज चेंज करते हैं तो साथ साथ उसकी पोटेंशियल भी चेंज होगी। इट्स पोटेंशियल इज ऑल्सो चेंजेज, चेंज हो जाएगी। सो इट्स कैपेसिटेंस क्या रहेगी, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस रिमेन सेम। ठीक है, तो हम चार्ज को बढ़ाए या घटाए, कैपेसिटेंस के ऊपर कोई नहीं असर होता, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और जिसको कैसे मिला, अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस की वही वैल्यू हो जाएगी, अगर चार्ज घटाते हैं पोटेंशियल भी घट जाएगा, कैपेसिटेंस की सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये हमें याद रखना होगा, चार्ज कैपेसिटेंस रिमेन सेम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल गिवन ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमें प्रॉब्लम समझ में आया कि कैपेसिटेंस हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को कैसे जाना जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटेंस को या कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंबल्स जो होगा, हमारे कैपेसिटर का जो सिंबल यूज़ करेंगे वो सिंबल हमारा कैपेसिटर का होता है, दो पैरेलल लाइंस का यूज़ करेंगे हम सर्किट में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर का। दूसरा हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एरो लगा के, ये बताता है कि इसकी कैपेसिटेंस ए जो रिप्रेजेंट किया वो हमने किया कि कैपेसिटेंस फिक्स होगी, और यहाँ पे हमने एरो लगा के ये बताया कि कैपेसिटेंस वेरिंग हो सकती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज भी हो सकती है और फिक्स भी रह सकती है, वेरिएबल रह सकती है। ठीक है, उसके बाद हम सी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स का एक और कैपेसिटर सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड दिस इज लाइक दिस। पहले लाइन हम पैरेलल रखेंगे एंड सेकंड लाइन सेज कर्व विच रिप्रेजेंट द कैपेसिटेंस हैव अ पोलैरिटी। तो देयर आर थ्री सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर कैपेसिटेंस or capacitor. One is parallel lines which represent fixed value of capacitance. Second, represent variable value of capacitance. यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसा होगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस होगा। और अगर हमने दूसरी लाइन को कर्व बना दिया तो ये क्या बोला जाता है, इट हैज़ पोलैरिटी बेस्ड, पोलैरिटी फिक्स हो गई। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की पोलैरिटी फिक्स नहीं किए और यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की पोलैरिटी फिक्स कर दिए। तो दिस आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि हम कैपेसिटेंस को एनर्जी टैंक भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी टैंक। ठीक है, एनर्जी टैंक कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने अगर कहा कि ये मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि कैपेसिटेंस इज यूज्ड, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ गया तो मैं उसे पूछ रहा हूँ, कैपेसिटेंस इज यूज्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ, किस चीज़ के नीड्स के लिए हम कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट करंट I, सेकेंड करंट, यहाँ पे मैं करंट लिख रहा हूँ, सेकेंड वाट पावर, थर्ड वोल्टेज। तो हम क्या बताएंगे बच्चों कि कैपेसिटेंस का यूज़ किस चीज़ के लिए हम करते हैं, तो कैपेसिटेंस इज यूज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वाट का, वोल्टेज का या करंट का। तो कैपेसिटेंस के थ्रू हम क्या स्टोर कर रहे हैं, चार्ज। और जब चार्ज की ज़रूरत हो रही है तो अभी मैंने बताया कि कैपेसिटेंस का या कैपेसिटर का सर्किट में इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो एनर्जी अपने पास रख ले और एनर्जी फास्ट रेट से दे। तो एनर्जी किसके फॉर्म में रखेगी, चार्ज के फॉर्म में, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस एनर्जी को बहुत फास्ट रेट से दिया तो चार्ज पर यूनिट टाइम की वैल्यू कम हो गई तो करंट की। तो हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस का यूज़ हम सर्किट में किसके लिए करते हैं, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ करंट। ओके, अब अगला प्रॉब्लम हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या हम इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बी फाइनाइट, बी इनफाइनाइट हो सकता है,
अभी हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा हम कैपेसिटी चार्ज देते जाएंगे कंडक्टर के ऊपर, उसकी कैपेसिटी वैसे उसकी पोटेंशियल बढ़ते जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि हम बॉडी के ऊपर चार्ज देते चले जाए और चार्ज की वैल्यू इन्फानाइट हो जाए, जिसको हम कह सकते हैं इज इन्फानाइट चार्ज इफ चार्ज bear by any conductor be इन्फानाइट हो सकता है। तो हम कहेंगे थियोरेटिकली तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जितना चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इन्फानाइट अमाउंट ऑफ चार्ज हम रख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका आंसर ये बताएंगे बच्चों कि थियोरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, थियोरेटिकली पॉसिबल है, पॉसिबल। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, तो देखते हैं बच्चों कि मान लिया जाए हमारे पास कंडक्टर हमने ले लिया और उस कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज दिया। पहला चार्ज देंगे जिस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर उसी तरह से मैंने चार्ज बढ़ाया, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे हम देखेंगे क्या कि सारे चार्ज एक दूसरे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण सारे के सारे चार्ज एक दूसरे से इक्वल सेपरेशन में चले जाएंगे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण मान लिया जाए इसके ऊपर हमने चार्ज को बढ़ाना शुरू किया। अब चार्ज के बढ़ाने के कारण बताओ क्या होगा, तो हम कहेंगे चार्ज बढ़ाएंगे तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कंडक्टर के जिसके ऊपर हमने चार्ज दिया है, अगर उसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटेंट पे तक इंक्रीज़ हो गई तो वो क्या कहेगी कि अपने आसपास के सराउंडिंग मीडियम, जो भी मीडियम है, उस मीडियम को वो आयोनाइज करना शुरू कर देगी, ठीक है, मीडियम को आयोनाइज कर देगी। ऐसे कंडीशन पे वो मीडियम, जो मीडियम जिस मीडियम में उस कंडक्टर को हमने रख रखा था, जैसे मान लिया जाए हमने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को एयर में रख दिया, उसके ऊपर हम चार्ज देना शुरू कर दें। चार्ज देंगे, जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे उस मीडियम में, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे स्टेट पे आ जाए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाए कि गैस, फिर जो एयर है वो आयनाइज होना शुरू होगा। आयनाइज होने का मतलब गैस मॉलिक्यूल्स टूट के आयंस बनना शुरू करेंगे। ऐसे जब आयंस का फॉर्मेशन होगा, मान लिया जाए इस मीडियम में एक मॉलिक्यूल्स था, उस मॉलिक्यूल्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाए, चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज देने के कारण क्या होगा, मीडियम आयोनाइज होगा। मीडियम आयोनाइज होगा तो उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कंडीशन पे अब अगर हम इसके ऊपर और भी चार्ज देंगे तो उस चार्ज के कारण, मान लिया जाए इसके ऊपर हमने नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा कि फर्दर इंक्रीज ऑफ चार्जेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो हम कहेंगे कि फॉर एनी कंडक्टर इट इज़ इम्पॉसिबल दैट इट हैव अ इन्फानाइट अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे हमारी चार्ज बढ़ेगी वैसे वैसे गैस क्या, मीडियम क्या होगा, मीडियम आयनाइज होगा, और आयनाइजेशन होने के कारण मीडियम के मॉलिक्यूल्स आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं तो आयंस, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स आयन में नेगेटिव चार्ज बनाए, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर अपन ने नेगेटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव चार्ज देने के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आयनाइज कर दे, गैस के फर्दर इंक्रीज नहीं होने देगा। देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लिया जाए कि हमने एक कंडक्टर को कहाँ रख लिया, तो हमने कंडक्टर को मीडियम में रख लिया, एंड दैट मीडियम इज एयर। ओके, अब इस कंडक्टर के ऊपर हमने चार्ज देना शुरू किया। लेट जो चार्ज हम इसके ऊपर दिए हैं वो चार्ज की मैग्नीट्यूड हो गई Q। अब जिसके कारण इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, मीडियम कैसा है, एयर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई। मान लिया जाए कि किसी Q अमाउंट ऑफ चार्ज देने पे इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ के एयर जो हुए वो आयोनाइज होना शुरू हो गए। ठीक है, आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे कहेंगे ये जो एयर इंसुलेशन का काम कर रहा था, वो इंसुलेशन
अब क्या हो गया, आयंस का फॉर्मेशन कर लिया, तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कंडक्शन करना शुरू करेगा। नाउ तो अब मान लेते हैं कि हमने जो चार्ज दिया वो 100 कूलम का था, और उस 100 कूलम के चार्ज के कारण एयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जिस पे गैस एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज होना शुरू हो जाता है, वो होती है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज होना शुरू हो जाता है, और ये जिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक इंसुलेटर आयनाइज करके कंडक्टर बनना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 3 × 10⁹ अब 3 × 10⁹ मान लेते हैं कि 100 कूलम चार्ज देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी सेटअप हो गई, तो अब एयर क्या होना शुरू हो जाएगा, तो एयर आयनाइज होके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। अब मान लेते हैं 100 कूलम चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन, मान लो प्रोटॉन का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हम इसके ऊपर और बढ़ा देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अब कितना हो जाएगा, तो पहले मान लेते हैं पहले 100 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था, अब 101 यूनिट का हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब 101 यूनिट होने पे इस नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्शन करने के बाद ये पॉजिटिव गैस आयंस का नेगेटिव से मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये जो 1 बढ़ा था वो 1 फिर से न्यूट्रलाइज होके कितना ही रहने देगा, 100 कूलम का। तो इस हिसाब से कहेंगे कि थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल दैट द कंडक्टर शुड बेयर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज, बट प्रैक्टिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ बॉडी इज सेट अप इन सच अ वे दैट it ionize gases and the gases become medium, it ionize medium, और मीडियम क्या हो जाएगा, इंसुलेशन से कंडक्शन में चला जाएगा, और जिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे ये आयनाइजेशन होना शुरू होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। और उसके बाद अगर हम फर्दर चार्ज देते हैं तो वो सारे चार्ज क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया होगा आपको। हम लोगों ने आज की क्लास में कैपेसिटेंस को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट जो है उसके बेसिस पे हम कैपेसिटर कैसे बना रहे हैं, और कैपेसिटर में ढेर सारी डिटेल हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।